जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जापान की करेंसी कौन सी है? तो येन है। जापान की राजधानी क्या है? वो टोक्यो है। और जो जापान है इस पर 2 बार अमेरिका ने बम गिराया था, एक हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। जो हिरोशिमा पर गिरा था वो 6 अगस्त 1945 पर, वो लिटिल बॉय था। उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। जबकि 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पे गिरा था उसमें फैटमैन बम का प्रयोग किया था। उसमें फैटमैन में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। इस तरह से हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। जबकि यही 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे जापान। यही स्थिति को देखते हुए, जो बम की वजह से नुकसान हुआ था जापान को, तो उन्होंने फार्मोसा द्वीप पर उनकी हवाई दुर्घटना हो गई थी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई थी कि हवाई दुर्घटना हो गई से उनकी मृत्यु हुई है कि कैसे हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हालांकि यह चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा इसने चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि द्वितीय भारत का ही है। और सोना उत्पादन में चाइना 1 नंबर पे है। चाइना बहुत सारे मतलब चीज़ों में थी आगे है, उत्पादन वगैरह से इन सब चीज़ों में। चीन जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है, 13 देशों के साथ यह सीमा बनाता है। चीन के साथ हम लोग का एक सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, जो 1914 में इसका निर्धारण हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा पड़ता है। उसी तरह से अगर नेपाल एथी के साथ पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुआ था। रेड क्लिफ रेखा के अलावा 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी भारत और पाकिस्तान को अथी करता है, जबकि शून्य लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ में मानी जाती है रेखा को, जो कि पाक जल डमरूमध हो गया, या मन्नार की खाड़ी, और या फिर आदम का ब्रिज, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बीच को अलग करता है डुरंड रेखा, जो 1896 में निर्धारित हुआ था। हालांकि वो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो वह चला गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। उसके अलावा मैगी नोट रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच होता है। ऑर्डरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच रेखा स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर करके की हुई थी। तो यह अभी पेशवा में कौन से थे? तो पेशवा में बाजीराव जो जो द्वितीय थे, उन्हीं के साथ किया गया था। यह बेसिन की संधि आखिर कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पूना में हुई थी। पूना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इस संधि के तहत इसने जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की 6000 सेना को रखने को तैयार हो गए हस्ताक्षर करके, और उनका खर्च सालाना 26 लाख रुपए आता था। हालांकि इस तरह से अंग्रेजों की पहली नीति थी कि संधि के तहत अपनी सेना वहां पे हस्तांतरित किया, और समय को देखते हुए अपना वो पलटा मतलब तख्ता पलट कर देते थे लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि अब पेशवा में देखा जाए तो पहला पेशवा बालाजी बाजीराव थे, और सॉरी पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ है। दूसरा पेशवा जो हुए वो बाजीराव प्रथम, जिसका मस्तानी के साथ उनका संबंध था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का अध्ययन पूछा जाएगा तो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जबकि फल में मिठास का क्या कारण होता है? उसमें फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, यही फ्रक्टोज का भी होता है, यही ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी यही फॉर्मूला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे, या रंगून रेडियो से ही इन्होंने दिया हुआ था दिल्ली चलो का नारा। और ये जो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो दिया है, उसके बाद में फिर एक और है नारा, जैसे कि दिल्ली अभी दूर है, वो निजामुद्दीन औलिया ने दिए हुए हैं। जबकि जय हिंद वह सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन किए थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में पड़ता है, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और 1939 के बाद में उन्होंने जो पटाभी सीतारमैया को लेकर जो हुआ था, उसमें जब चुनाव लड़े थे, तो इनके कारण मतलब पटाभी सीतारमैया के जगह पे इनकी जीत हो गई थी, तो ये इन्हें बनाया गया था। लेकिन गांधी जी बोले थे कि पटा सीतारमैया की मतलब वो हार नहीं हुई है, बल्कि मेरी हुई है, जिसके कारण इन्होंने दुखी होकर त्यागपत्र दे दिए थे 1939 में। और वही 1939 में त्यागपत्र देने के बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए हुए थे।
सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इनके दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को, याद रखना है 23 जनवरी को ही इनको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 3 तरह का आज़ाद हिंद एक फौज था, उसका जब कैप्टन बने थे तो 3 तरह के इन्होंने पुरुषों का रेजिमेंट बनाया था, एक महिला का बनाया था। 3 पुरुषों का था, तो एक सुभाष ब्रिगेड था, एक नेहरू ब्रिगेड और एक था जो गांधी ब्रिगेड था। एक महिला के लिए था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, तो उस लक्ष्मीबाई के लिए उसमें जो लक्ष्मी सहगल थी उसको प्रमुख बनाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ये बिहू असम का हो गया, सतरिया भी क्या है असम का ही है, और इसके अलावा मोहिनीअट्टम केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक जो है वह उत्तर भारत का है। जबकि कथकली पूछा जाएगा तो कथकली केरल का है। जब कथक उत्तर भारत में खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश दिया तो वो भी वह सही लगाना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि ये असम जो है ना वो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा यह बनाता है असम, याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। सेटेलाइट से लाइट होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें यहाँ पे असम में जब प्रवेश करती है तब वह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। उससे पहले जब अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो दिहांग कहलाती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब आगे जाकर वह पद्मा से मिलती है, पद्मा मतलब गंगा नदी वाला क्षेत्र, जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा कहलाती है। जब पद्मा से मिलती है तब आगे जाकर वह मेघना कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे स्थित है। और यह सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील के, तिब्बत के जो मानसरोवर झील है वहाँ से राक्षसताल से वहीं से सतलज नदी निकलती है और कहाँ पे चिनाब नदी में जाके गिर जाती है सतलज नदी। और यह कहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध? तो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार याद रखना है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1961 में यह प्रारंभ हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में है। और लखनऊ कौन सी नदी पे है? तो लखनऊ गोमती नदी पे बसा हुआ है। जबकि लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। जबकि महलों का शहर अगर पूछा जाएगा तो महल का शहर को कोलकाता को कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं और जो ये हॉकी खेला करते थे मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो मैसूर ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। इसने अंग्रेजों के साथ इसके समय में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, जो कि इनके पिता हैदर अली थे उसी समय। और उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों की हार हो गई थी। मद्रास की संधि के तहत इसको समाप्त हुआ था। दूसरा 1780 से 1782 तक हुआ था, जिसमें मंगलौर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। लेकिन उस समय जो 1784 में थे वो टीपू सुल्तान ही थे। उससे 2 साल पहले 1782 में ही पोर्टोनोवा के युद्ध में इनका पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो दूसरी युद्ध था ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें भी टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। चौथा युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। टीपू सुल्तान वह पहला शासक था जिसने काफ़ी तोप वगैरह खाने का प्रयोग सबसे पहली बार भारत में किया था अंग्रेजों के विरोध में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। तो बटरफ्लाई भी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी है, ये सब तैराकी से ही संबंधित है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होती है। और वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक ही वाट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक अश्व कहा गया है। एक अश्व अक्षांश भी होता है जो 30 डिग्री उत्तरी मतलब अक्षांश को रेखा को ही अश्व अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांशों की संख्या कुल कितनी है ग्लोब पर? तो 180 है। और उसके अलावा जबकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया हुआ था। तो हालांकि यहाँ आगरा के अंदर में है जो कि मोती मस्जिद का निर्माण। दूसरी तरह से अगर लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का पूछा जाएगा तो उसने औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारा मतलब बनाया था। जैसे कि आपने देखा कि वो
ताजमहल इसने शाहजहाँ ने ही बनवाया हुआ है। लाल किला जो है उसने शाहजहाँ ने ही बनवाया था, और ये मोती मस्जिद उसके अंदर इसने बनाया था। इसने स्थापत्य कला पर बहुत ज़्यादा इसने जोर दिया हुआ था। इसे सामूगढ़ के युद्ध में इसको जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था। इसने औरंगजेब ने इसको सामूगढ़ के युद्ध में इसने इसको किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में ही पड़ता है, उसका मुख्यालय में। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। इसने एक शेर को तलवार से एक ही बार में उसने मार दिया था, इसलिए उसे बिहार के अमीर मतलब जो सूबेदार थे उन्होंने इनको शेर खान का उपाधि दिया था। बहार खां लोहानी था उसने। और शेरशाह सूरी ने बहुत सारे उसने युद्ध किया था। जैसे 1539 में उसने जो बक्सर जिला में है वहाँ पर उसने युद्ध किया हुआ था। जो चौसा का युद्ध हुआ था, जो हुमायूं के साथ में हुआ था, हुमायूं को उसमें हार हो गई थी। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जो कानपुर में पड़ता है। उस समय भी हुमायूं का हार हो गई थी, और उसी समय इसने दिल्ली पे शासन किया स्थापित। तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इसने दिल्ली पे शासन किया हुआ था। तो 1540 में और 41 में क्या किया था? इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया था, मतलब खक्खर जनजातियों को लेकर बचने के लिए। 1542 में इसने मालवा पे अधिकार क्षेत्र किया था। मालवा यानी कि ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र पर। और 1543 ईस्वी में इसने रायसीना, लगभग दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र से पूरनमल सिंह थे उसे युद्ध किया हुआ था। हालांकि ये इसमें जो युद्ध करके इसने जीता था पूरनमल सिंह से, इसमें तो कुछ छल कपट किया था, इसलिए इसने कलंक साबित हो गया था। और 1544 ईस्वी में इसने मतलब जो राजस्थान था वहाँ पे उसने अधिकार किया हुआ था, मेवाड़ वाला क्षेत्र पर। और मालदेव उस समय वहाँ का शासक था। तो उसने बहुत आर्थिक तंगी में रूप में आकर उसने किसी तरह से युद्ध को उसने जीत लिया था। और जीतने के पश्चात उसने यही बोला था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हम पूरा हिंदुस्तान को खो देते। एक मुट्ठी बाजरा इसलिए कहा क्योंकि जो राजस्थान वाला क्षेत्र था वो काफ़ी मतलब वहाँ उपजाऊ अगर क्षेत्र नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बाजरा होता था, इसलिए उसने सिर्फ बाजरे को ही लेकर ऑप्शन से उसने दिया हुआ था। और 1545 ईस्वी में लौटते हुए मध्य प्रदेश में कालिंजर के किला में इसका मृत्यु हो गई थी। कालिंजर के और जो राजा था ना वो कीरत सिंह, उसके लेकर, हालांकि नृत्य वाली महिला को लेकर उसने युद्ध को छेड़ा हुआ था। जो जो उक्का नामक अग्रशास्त्र यह चला रहा था, तो जिसने तोप जैसे दीवार पे मारा तो वो आकर इसके बगल के ये थी में बारूद में गिर गया, और जिसके फटने के कारण इसकी भी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। इसका जो मकबरा है ना वो अष्टभुजाकार के रूप में शेरशाह का बना हुआ था। उसके बाद इसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पे बैठा हुआ था। 1543 तक उसने बैठा, और उसके बाद 1556 में हुआ था वो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू। तो हेमू जो था उसी का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, उस वह सूर्यवंश का ही शासक था, जो उसने युद्ध स्थल में ही वो मारा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि यह शेरशाह ने कई सारे काम इसने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण बनवाया था, जिन्हें जीटी रोड कहा जाता था, जो अभी जो NH1 और 2 को ही मिलाकर जीटी रोड कहा जाता है। जो कि अभी 1 क्या है, दिल्ली से अमृतसर जाता है, और 2 क्या है तो वह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। तो कोलकाता से लेकर अमृतसर तक इसने बनवाया था। इसके बाद डाक टिकट इसने जारी भी करवाया हुआ था। एक मलिक मोहम्मद जैसी है, जो मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत किताब लिखा था, वह इसके शेरशाह के ही दरबार में रहता था। अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रांगा यानी कि टाका किसका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट आते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन से? तो मिहिर सेन थे। तो इंग्लिश चैनल आखिर कौन है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का जो पतली सी जो संकरी जो थी है, वहाँ पे जल राशि है जो आपस में मिलती है, उसी को इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मिहिर सेन ही थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। जबकि कोलकाता कौन सी नदी पे? तो हुगली नदी पे बसा हुआ है। जबकि कलकत्ता के संस्थापक कौन है? तो जॉब चौरनॉक है कलकत्ता के संस्थापक में। हालांकि कलकत्ता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार में घोषणा किया कि अब भारत की राजधानी जो है कलकत्ता का नहीं होकर बल्कि दिल्ली होगी। तो इस तरह से 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी हो गई थी। ऐसा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि राष्ट्रीय मतलब भारत की आज़ादी के लेकर राष्ट्रीयता भावना का सबसे बहुत ज़्यादा विकास क्या हुआ था? तो कलकत्ता में हो चुका था, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां वगैरह ज़्यादातर आई थी वो कलकत्ता व बंदरगाह वगैरह पर ही रहती थी। तो वहाँ और वहाँ शिक्षा वगैरह काफ़ी ज़्यादा था उन लोगों को भावना में, इसलिए आज़ादी को लेकर तो इसको कम करने के लिए उसने ऐसा घोषणा किया हुआ था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का रोशनी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध थे, तो इन्होंने, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, जबकि 583 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ है। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो पटना में हुआ था, और पटना मतलब पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहल का जो हुआ था बौद्ध संगीति, उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरा वाले का साबाकामी, तीसरा वाले में मोगलीपुतीस में, चौथा वाला में थे वसुमित्र थे। और एक उपाध्यक्ष का भी व्यवस्था किया गया था कि जो कि अश्वघोष था, जिसने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। और बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उसी तरह से पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और तीसरा 255 ईसा पूर्व हुआ था, और चौथा जो हुआ था वह पहली शताब्दी के आसपास में इसका हुआ था। याद रखना है, बौद्ध विभाजन का आंशिक रूप से विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, जबकि चौथा बौद्ध संगीति में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया था हीनयान और महायान में। महायान क्या करता था, गौतम बुद्ध को एक मतलब देवता की तरह उन्हें पूजा करता था, और उन्होंने मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया था। जबकि हीनयान उस तरह का पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा पे वह जुड़ा हुआ था। उसी तरह से जातक पुस्तक भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। और हाँ, इस समय जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था, इस समय 3 पिटक, जो त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक पुस्तकों की रचना हुई थी। जिसमें से जो सूत पिटक है उसने आनंद ने लिखा हुआ था, विनय पिटक उपाली लिखा हुआ था, जबकि अभिधम जो पिटक है मोगलीपुतीस ने लिखा था। तो जो यही अभिधम पिटक है, या जो हुआ लिखा गया था, या तीसरा बौद्ध संगीति के समय में ही लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में पड़ता है। और जो कर्नाटक में है, यहाँ पे सोना उत्पादन में भी 1 नंबर पे कर्नाटक ही है। जैसे कोलार गोल्ड फील्ड, जिन्हें KGF के नाम से भी मूवी आया था, वही था कोलार गोल्ड फील्ड में। हालांकि सूर्यमुखी के भी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, और चंदन के वृक्ष को लेकर भी कर्नाटक 1 नंबर पे स्थापित 1 नंबर पे है। और जो चंदन के जो वृक्ष है उस पर भी देखे होंगे आप, पुष्पा मूवी आया था चंदन की लकड़ी को लेकर, तो वो भी कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था, तो उसी समय तो इसरो का अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथन उसके इसरो के अभी अध्यक्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला होता है। हालांकि बजट शब्द के लिए कहीं भी चर्चा नहीं किया गया संविधान में, बल्कि इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था किया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 में देखने को मिलता है। हालांकि भारत में बजट शब्द को लेकर माना जाता है, तो जॉन विल्सन को माना जाता है कि पिता, उसको कहा जाता है बजट का पिता के रूप में जाना जाता है। जो बजट जो होता है ना, वो मतलब वो वित्त मंत्री इसके प्रस्तुत करते हैं। किनके सलाह पर, तो राष्ट्रपति के सलाह पर होता है। ये वार्षिक होता है, 1 वर्षों में होती है कि किस क्षेत्र से हमें पैसे आए, और फिर किन किन क्षेत्रों में हमें इतने सारे पैसे लगाना है, उसी को लेकर बजट को कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर। हालांकि गुजरात की अगर तट रेखा देखा जाए, तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात के साथ ही मिलती है, जो 1663 किलोमीटर इसका जाता है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, जो कि एक जोड़िए बंदरगाह है। और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय एक और भी बंदरगाह है वहाँ पर। कांडला बंदरगाह के साथ साथ में एक दाहेज बंदरगाह भी है, जो कि एक रसायन बंदरगाह है, जो कि गुजरात में ही स्थित है, वो दोनों के दोनों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी। इनको नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला था, जबकि भारत रत्न 1980 ईस्वी में मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रबर क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। वो भी प्राकृतिक बहुलक किसका है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है रबर का। रबर क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। रबर को उसमें थोड़ा सा कठोर बनाने के उसमें सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है। और रबर उत्पादन में 1 नंबर पे देश अगर बात करेंगे तो थाईलैंड, और भारत की अगर बात किया जाए तो रबर उत्पादन में तो केरल 1 नंबर पे आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। गेट की ही जगह पर इसने WTO के स्थान ले लिया, कब? 1995 ईस्वी में हुआ ले लिया था उसने, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि गेट की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में कौन है था? तो मैनहट्टन द्वीप पर यहाँ यह स्थित है, न्यूयॉर्क में। और एक खास बात है, यूएनओ की जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 का हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ के अभी कौन से अध्यक्ष है? तो यूएनओ के एंटोनियो गुतरेस अभी इसके अध्यक्ष है। रॉक फेलर ने इसमें जमीन दिया हुआ था, 39 मंजिला इसमें बना हुआ था यूएनओ का। हालांकि अभी इसमें अगर यूएनओ की बात करेंगे तो उस समय शुरू में स्थापित होते 51 देशों ने इसके भाग अंग बने थे। अभी यूएनओ में 193 टोटल देश इसमें शामिल है। यूएनओ क्या करता है? तो पूरे विश्व में शांति को स्थापित करने की कोशिश करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ, एक है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ 1920 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18, उसको देखते हुए 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। तो वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छिपा हुआ था। तो इसको शांति बनाए रखने के लिए कि आगे भविष्य में फिर दूसरा युद्ध न हो, उसके लेकर राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था जो 1920 में। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 में हो ही गई, तो उसके बाद उसको राष्ट्र संघ की जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ दे दिया गया, उसको और व्यापक रूप से बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा शरणार्थियों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा यहाँ क्या है? टाका है। भारत के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन यही बनाती है, 4096 किलोमीटर लगभग बॉर्डर लाइन बनाती है। और बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश से भारतीय राज्य 5 को सटे हुए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा जो बांग्लादेश के साथ में जो युद्ध अभ्यास होता है वो बंगो सागर इससे होता है। बांग्लादेश के साथ एक मित्रता दिवस भी मनाया जाता है 6 दिसंबर को। और इसके अलावा जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो आपको पता है यह पद्मा हो जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो जमुना कहलाती है। और ये जो बांग्लादेश के साथ 3 गो विवाद है, एक तीस्ता नदी विवाद है, और तीस्ता नदी के विवाद के अलावा जैसे फरक्का बैराज है वो भी इसके साथ विवाद ही है। और न्यू मूर जो द्वीप एगो बन गया है जो बंगाल की खाड़ी में, वो भी इसके साथ में विवाद का कारण रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में पड़ता है। काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल में है। सार्क के कौन से कितने देश हैं? तो 8 है। कौन कौन से है? तो मालदीव है, श्रीलंका, भारत 3 हो गए, पाकिस्तान 4, और अफगानिस्तान 5, और नेपाल 6, और भूटान 7, और बांग्लादेश 8। याद रखना है कि म्यांमार इसका सार्क का सदस्य देश नहीं है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का सूत्र क्या होता है? तो C2H2 होता है, जिसको एथिलीन भी कहा जाता है। जबकि यही अगर फल पेड़ पर ही पक जाता है तो उसको पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग नहीं, बल्कि वो प्राकृतिक रूप में मिलता है उसको एथिलीन गैस C2H4। याद रखना है, एथीन का होता है C2H4, जबकि एथिलीन कह लीजिए या फिर एसिटिलीन कह लीजिए, वह C2H2 उसका फॉर्मूला होता है। याद रखना है, एथीन जो होता है ना वो एल्कीन समूह का ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड पाई जाती है, जबकि एसिटिलीन एल्काइन ग्रुप का समूह है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। गैस वगैरह वेल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग ही किया जाता है। और जबकि फलों में मिठास का कारण बताइए व्यक्तिया को फ्रक्टोज के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है।